तो आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। मतलब हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, किस समय की, 1950 से 1990 के बीच की। इसके पहले वाले चैप्टर में, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम पढ़ रहे हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर वी नो दैट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें हमने आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी, भारत के आज़ाद होने के पहले और उसके आसपास की क्या सिचुएशन थी, वो हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे 1950 से 1990 के बीच में हम स्टडी करेंगे इंडियन इकोनॉमी की दिशा और दशा क्या रही, उस पर क्या एक्शन लिए गए उसके बेटरमेंट के लिए, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990। Indian economy was completely underdeveloped after 200 years of British rule. India finally got freedom on 15 August 1947. Now it was necessary to reconstruct the backward economy into a developed economy. मतलब इंडियन इकोनॉमी कम्प्लीटली अंडरडेवलप थी। 200 साल अंग्रेज़ों ने शासन किया और हमें 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली, तो सबसे पहले ये हमारे लिए गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी था, देश के लिए ज़रूरी था कि इंडियन इकोनॉमी को रिकन्स्ट्रक्ट करना, मतलब बैकवर्ड इकोनॉमी से देवलप्ड इकोनॉमी में इसे कन्वर्ट करना, जिसके लिए इन्होंने क्या किया वो हम देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में जो नेक्स्ट पॉइंट है, देयरफॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज टू डिसाइड द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया कि हमें कौन से इकोनॉमिक सिस्टम पर जाना चाहिए। हमें डिसाइड करना है कि हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ करना है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें बैकवर्ड इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है हमें, यानी इंडियन गवर्नमेंट को। ये सबसे बड़ा टास्क इंडियन गवर्नमेंट के सामने था जब भारत आज़ाद हुआ। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। व्हाट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम? इसकी डेफिनेशन क्या है, ये है क्या? तो इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट, इट इज़ एन अरेंजमेंट सिस्टम। इट मीन्स अरेंजमेंट है बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड, जिसके थ्रू सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की सॉल्व होती है। सेंट्रल प्रॉब्लम हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, जो हम इसमें देखने वाले हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हम इसको समझ लेते हैं फिर से वंस अगेन। एक अरेंजमेंट है इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की सॉल्व हो रही है या सॉल्व की जानी है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है? पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। डिसाइडिंग टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कि कौन से गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं। और हम जानते हैं 4 प्रकार के गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, सिविल गुड्स और वॉर गुड्स। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये 4 तरीके के गुड्स होते हैं, कैपिटल, कंज्यूमर, सिविल एंड वॉर गुड्स। तो अब इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। अब दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है हाउ टू प्रोड्यूस, ये भी हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। लेबर इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू प्रोड्यूस करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू प्रोड्यूस करें, इसमें चूज़ करना होता है मेथड को। और द फाइनल, इसमें मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ बिकॉज हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। स्टिल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप वापस मुझे पूछ सकते हैं या इसमें देख सकते हैं। इसमें उतना ही दिया है, जितना दिया हुआ है उतना ही हमें करना है टेक्निकली। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस जो अगला है, उसमें कैटेगरी ऑफ पीपल, भाई किसके लिए प्रोड्यूस करना है, पुअर के लिए, मिडिल के लिए, मिडिल क्लास के लिए या रिच क्लास के लिए, ये इसमें सवाल आता है। तो हमें एक सिस्टम चूज़ करना था जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम को या इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे या सॉल्व करे। बात आ रही है टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो सकते हैं? तो 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 सिस्टम हैं विश्व में। इन 3 सिस्टम्स को जाना जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये होते क्या हैं, ये हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता क्या है? इन दिस सिस्टम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। कैपिटल में जो भी प्रोडक्शन के मीन्स हैं, सोर्सेस हैं, जो भी कुछ हैं,
प्रोडक्शन के डिसीजंस हैं, जो भी कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने, इकोनॉमी में जो भी सारी चीज़ें, सिस्टम एक जो बनेगा उसमें पूरा का पूरा वो एक तरह से प्राइवेट सेक्टर ही उसको कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा और ऑन करेगा, यानी प्राइवेट सेक्टर का होगा। और प्रोडक्शन इज़ डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन जो होता है उसका, प्रोडक्शन करने का एक ही एम होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस सॉल्व होती है किसके थ्रू? मार्केट फोर्सेस, जो कि हैं हमारे डिमांड एंड सप्लाई। मतलब डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू इसमें हमारी जो समस्या है इकोनॉमी की, सेंट्रल प्रॉब्लम, वो सॉल्व होती है। तो ये है हमारा कैपिटलिस्ट सिस्टम। इसमें और आगे हम देखते हैं। दस इसलिए ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विच यील्ड हाई प्रॉफिट। इसमें अब व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है वही प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी जिनमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर है तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोचेगा। मैं आप लोगों को क्लास में भी पहले भी बता चुका हूँ, प्राइवेट सेक्टर वर्क्स फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो ये हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर है तो वो हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, हायर प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, तो वो वही प्रोड्यूस करेगा। व्हाट टू प्रोड्यूस में वो प्रोड्यूस करेगा ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जिसमें उसे हाई प्रॉफिट मिले, जिनका यील्ड हाई प्रॉफिट हो। दूसरा हमारा है कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो टेक्नोलॉजीज़ और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ यूज्ड विच इज़ कॉस्ट एफिशिएंट। मतलब ऐसी मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ वो यूज़ करेगा जो कॉस्ट एफिशिएंट है, जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता, मतलब कम खर्चे में, कम इन्वेस्टमेंट में या कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट जो है। तो ऐसे मीन्स ऑफ कहना चाहिए अपना सोर्सेस लेगा जिसमें जो कॉस्ट एफिशिएंट हो, जिसमें उसकी कॉस्ट कम लगे, प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट कम लगे। एंड ओनली दोज, अब किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो आ रहा है इसमें ओनली दोज पीपल, उनके लिए प्रोड्यूस करना है। आर सप्लाइड गुड्स हु हैव नेसेसरी, मतलब नेसेसरी आप ना भी लिखे तो चलेगा, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया, जिनके पास में परचेजिंग पावर है। ऐसे लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करेगा या करता है, हम देख रहे हैं, जिनके पास परचेजिंग पावर है, जिनकी परचेजिंग पावर अच्छी है। प्राइवेट सेक्टर, जनरली प्राइवेट सेक्टर में यहाँ बात हो रही है ऐसी टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जिनके प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते हैं या क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं और वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये होता है प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चूज़ करते हैं, जो उस समय समस्या थी या उस समय बात थी गवर्नमेंट के सामने कि हमें कौन सा सिस्टम चूज़ करना है, तो पहले हमने डिस्कस किया, स्टडी किया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम। दूसरा हम अब देखने वाले हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में इन दिस सिस्टम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ओनली। प्रोडक्शन इज़ डन मेनली फॉर द सोशल वेलफेयर। ये हम लोग जानते हैं, इसमें सिर्फ सरकार करेगी ऑन कंट्रोल, मतलब इसमें पूरा एकाधिकार सरकार का है, पब्लिक सेक्टर का है, और उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर का। सो सेंट्रल प्रॉब्लम जो सॉल्व होगी वो गवर्नमेंट के डिसीजन से यहाँ सॉल्व होगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट के डिसीजन से सॉल्व होती है। आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में 9th-10th में पढ़ा है, फॉर्मर सोवियत संघ जो है, वर्ल्ड वॉर के बाद जब सोवियत संघ को ज़रूरत पड़ी इकोनॉमी सिस्टम लेने की, तो उन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम इनिशियली अडेप्ट किया था। नेक्स्ट है अपना, अब इसमें जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस करे, तो जो लोगों की नीड है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल या सोसाइटी जो है जिनकी नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, बेसिक गुड्स हैं, बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, वो प्रोड्यूस करने का। हाउ टू प्रोड्यूस में आता है, हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड में है कि किस पर जो लोगों की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। एंड नॉट इन दैट दे कैन बाय। अच्छा हाँ, अब यहाँ बात हो रही है कि भाई क्या किसके लिए प्रोड्यूस करें, तो उनके लिए प्रोड्यूस करना है जो लोग जिनकी ज़रूरत है, मतलब ऐसा नहीं कि उनकी परचेजिंग पावर के हिसाब से, जो लोग नीडी हैं, लोगों की नीड के हिसाब से हमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है जो नीडी हैं इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हम समझ में आ ही रहा होगा, गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस में इन अकॉर्डेंस विद नीड ऑफ द सोसाइटी।
तो क्या प्रोड्यूस करें, तो जो सोसाइटी की नीड है, मतलब अगर सोसाइटी की नीड गेहूँ प्रोड्यूस करना है तो गेहूँ प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, कारें, ऑटोमोबाइल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकॉम, ये सब टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, ये मतलब ये चीज़ें नहीं, पहले है ना बेसिक नीड जो है हमारी वो उसको फुलफ़िल करना है। तो बेसिक नीड अगर हमारी वीट एंड राइस है तो पहले उससे प्रोड्यूस किया जाएगा एज़ पर दिस, और गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड हो गया। एंड हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कैसे होगा वो भी, कि भाई अगर लगता है कॉस्ट एफिशिएंट लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, तो हमें पता है भारत जैसे देश में तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जो कि इससे रोज़गार भी मिलता है लोगों को, लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर जाएंगे तो सरकार उसमें फोकस करेगी कि अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से फ़ायदा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करेगी, अगर कैपिटल इंटेंसिव से फ़ायदा है तो कैपिटल इंटेंसिव से करेगी। मतलब सरकार लोगों की वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेगी। और किन के लिए प्रोड्यूस करेगी, तो मेनली आप कह सकते हैं गरीब, पुअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों की अगर हम बात करें तो उसके उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे आज का जो सिनेरियो है उसमें सरकार का काफ़ी फोकस है पुअर क्लास पीपल के लिए, तो उन लोगों के हिसाब से ही सरकार काफ़ी कुछ डिसीजन ले रही है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके उठ सकते हैं, पर वो हम पॉलिटिकल मैटर्स पर नहीं जा रहे हैं, हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय पर सरकार को इन सिस्टम्स को एनालाइज करना था कि हमें कौन सा सिस्टम एडेप्ट करना है। एंड थर्ड वन इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है, इन दिस सिस्टम पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड देयर रेस्पेक्टिव रूल्स फॉर सॉल्विंग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। मतलब इसमें हम देख सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी इज इक्वल टू सोशलिस्ट इकोनॉमी प्लस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इन दोनों का मिक्सचर जो है दैट वुड बी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में आते हैं, उन्हें अलॉट किए जाते हैं उनके रिस्पेक्टिव रोल्स जो कि सॉल्व करें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। अब प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स वट एवर, इसमें किया क्या जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है वट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल, जो ये अच्छे से कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एज पर क्वालिटी, एज पर क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी अच्छी क्वालिटी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं वो प्राइवेट सेक्टर करेंगे। एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल्स टू प्रोड्यूस, और सरकार वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी जो मार्केट फेल हो रहा है। मतलब सीधी सी बात है, कम कीमत में प्रोडक्ट, कम कीमत में चीज़ें, कम कीमत में एसेंशियल गुड्स सरकार ही प्रोवाइड कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं है। बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस प्राइवेट सेक्टर दे वर्क फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर दे वर्क फॉर, या गवर्नमेंट वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। अब इंडिया एडेप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, इंडिया ने अडेप्ट किया, जैसा हमें देखने को मिल रहा है इंडिया ने यहाँ अडेप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे, तो कैसे डिसाइड हुआ ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सम लीडर्स वर इन फेवर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब उस समय पर कुछ लीडर्स सोशलिस्ट इकोनॉमी के फेवर में थे, काफ़ी सारे लीडर्स थे, बिकॉज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया कंप्लीट डाइल्यूशन ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप वाज नॉट पॉसिबल। मतलब पूरा का पूरा अधिकार, पूरी की पूरी अथॉरिटी, पूरा का पूरा राइट अगर हम प्राइवेट सेक्टर को दे दें तो वो भारत जैसे देश के लिए उस समय संभव नहीं था। बिकॉज जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी बहुत स्थिति फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं थी। वी नो दैट इकोनॉमी हमारी बैकवर्ड थी, स्टैगनेंट थी। तो उस सिचुएशन में हम प्राइवेट सेक्टर को मेजर रोल नहीं दे सकते थे, जो ज़्यादातर लीडर्स का मानना था। मतलब मोस्ट ऑफ द लीडर्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम डिड नॉट अपील एज देयर वॉज लेस चांसेस ऑफ इम्प्रूव। ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट सिस्टम तो हो ही नहीं सकता, ज़्यादातर फेवर में थे, सोशलिस्ट के लिए, कैपिटलिस्ट के फेवर में नहीं थे। बिकॉज क्या होता, चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजोरिटी ऑफ पीपल नहीं थे, वॉज लेस, है ना, नहीं थे। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हो सकती थी अगर हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों सब कुछ दे देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था, इन बिटवीन 1970 to 80 रतन टाटा ने अप्रोच किया था इंदिरा गांधी, जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनको अप्रोच किया था रेलवे परचेस करने के लिए, बट शी डिनाइड। मैंने आप लोगों को ये शायद क्लास में स्टोरी बताई है। तो इंदिरा गांधी ने उसे डिनाइड कर दिया। रीज़न यही था
कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, मतलब उन्होंने रतन टाटा ने ये कमिट किया था कि मैडम प्राइम मिनिस्टर आप मुझे रेलवे दे दें, मैं बहुत जल्दी बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा, और वो डेफिनेटली टाटा कर सकते थे और कर सकते हैं, पर फिर भी उनको नहीं दिया, बिकॉज शी नोज कि प्राइवेट सेक्टर दे वर्क फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ऑब्वियसली एक बुलेट ट्रेन चल रही होती, लेकिन आम इंसान के बस में नहीं होता। आज रेलवे का किराया भाड़ा भी शायद फ़्लाइट के बराबर हो जाता, ठीक है, एयरलाइंस के बराबर हो जाता। इसीलिए शायद ये डिसीजन लिया गया, और ये हमें दिखाता है कि पब्लिक सेक्टर दे वर्क फॉर दे वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, एंड प्राइवेट सेक्टर दे वर्क फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आज रेलवे हम सबके कहना चाहिए रीच में है। एनीबडी कैन अफोर्ड, कोई भी क्लास का व्यक्ति हो रेलवे में ट्रैवल कर सकता है। रेल इतना चीप या इकोनॉमिकल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने डिस्कस किया कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए। सोशलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादातर लीडर्स चाह रहे थे, बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बस की बात नहीं थी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट नहीं होता क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों में। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप नहीं हो जाती, मतलब गरीब हो जाते उसी समय पर, और बहुत कम लोगों को ही उसका बेनिफिट मिलता। तो इसके लिए क्या रिजल्ट निकला? एज अ रिजल्ट मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम वॉज अडेप्टेड बाय द इंडियन इकोनॉमी। एज अ रिजल्ट मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम वॉज अडेप्टेड बाय द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडेप्ट किया। अगला पॉइंट हमारा आ रहा है इसके बाद में, इकोनॉमिक प्लानिंग। ये क्या है ये देखते हैं। हाँ जी, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में आफ्टर अडेप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू रिवाइव बैकवर्ड इकोनॉमी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। अब हमने जब डिसाइड कर लिया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम लेने वाले हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में काम करेंगे, के अकॉर्डिंग काम करेंगे, सरकार ने डिसाइड कर लिया था। तो अब सरकार के लिए अगला स्टेप था कि वो रिवाइव करे, मतलब बेहतर बनाए इकोनॉमी को, जो कि बैकवर्ड थी, जो उसने बैकवर्ड इकोनॉमी ब्रिटिश रूल से इनहेरिटेड की थी, मतलब उससे जो विरासत में मिली थी, ब्रिटिश रूल से विरासत में जो हमें बैकवर्ड इकोनॉमी मिली थी, उससे अब डेवलप किया जाना था, जो सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। फॉर द डेवलपमेंट, अब इसके डेवलपमेंट के लिए इट वॉज नेसेसरी टू प्लान फॉर द इकोनॉमी। अब इसके डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि हम कुछ प्लान करें, हम मतलब सरकार कुछ प्लान करे फॉर द इकोनॉमी, जो कहलाता इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर कुछ प्लान करते इकोनॉमी के रिलेटेड, अगर आप कुछ प्लान करते हैं तो वो कहलाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। एज ए गवर्नमेंट, एज ए अथॉरिटी, अगर हम इकोनॉमी के लिए प्लानिंग करते हैं तो वो कहलाती है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो यहाँ पर भी वही है, फॉर द डेवलपमेंट इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग, जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से जाना गया, सरकार को करना था। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू सेंट्रल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। क्या मतलब होता है इसका? फॉर द डेवलपमेंट, ये तो हमने पढ़ लिया। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इट रेफर्स टू मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल प्रॉब्लम के हिसाब से हमें इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है हमारी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो उसके अकॉर्डिंग हमें मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं, ठीक है। अब वो डिसीजन भी ऐसे नहीं लिए जाएंगे, उसके लिए भी एक सर्वे करना होगा। सर्वे की रिक्वायरमेंट थी, दैट वाज जो कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे था। तो उस कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे को किया, उस कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे के अकॉर्डिंग सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना था इकोनॉमी की, और उसमें ही हमें मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेने थे एज़ पर इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए अभी आप जो भी कुछ आप प्लान करते हैं, उस प्लानिंग के लिए आपको कुछ डिसीजन लेने होते हैं। इसी तरह से यहाँ भी सरकार ने इकोनॉमिक प्लानिंग की, और उस इकोनॉमी की प्लानिंग के लिए उसे मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेने थे। और इकोनॉमिक डिसीजन सरकार हवा में नहीं ले सकती थी, जिसके लिए ज़रूरत थी एक सर्वे की कि भाई हमारी इकोनॉमी की दशा क्या है, स्थिति क्या है, लोगों की क्या स्थिति है,
उन सब कुछ चीज़ों को जानने के लिए एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे की रिक्वायरमेंट थी इकोनॉमी के एज अ होल, मतलब पूरे भारत की इकोनॉमी, मतलब पूरे भारत में ये सर्वे कंडक्ट होना था, जो सरकार ने किया एज पर इकोनॉमिक प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं इसी में। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड अ लीडिंग रोल टू पब्लिक सेक्टर एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने, मतलब दिस इज अथॉरिटी टेक्निकली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं ये अथॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। इट्स अ शॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप ऐसा भी समझ सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मेजर रोल दिया गया वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया। पब्लिक सेक्टर किसके अकॉर्डिंग, एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 का एक एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के अकॉर्डिंग मेजर रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर को असाइन हुआ, पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल असाइन किया गया। बिकॉज हम पहले भी देख चुके हैं पब्लिक सेक्टर को ही दिया जाना था, प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते थे, बिकॉज लोगों के वेलफेयर की बात थी, सोसाइटी के वेलफेयर की बात थी, स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकॉनमी थी। उसको रिवाइव करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने एक एक्ट पास किया, दैट एक्ट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट 1948 आप कह सकते हैं। और इसमें इन्होंने इस एक्ट के अकॉर्डिंग, है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल प्रोवाइड किया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नोट्स के अकॉर्डिंग, मैं नोट्स में बहुत बारीक चीज़ें आप लोगों के लिए मेंशन कर रहा हूँ, दीज नेम्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना, आप इनको अच्छे से मेमोराइज भी करिएगा, रखिएगा, बिकॉज ये आपसे फिल इन द ब्लैंक में भी पूछे जा सकते हैं, MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन एक्ट पास किया 1948 में। 47 में देश आज़ाद हुआ, 48 में स्टार्ट हो गई थी प्लानिंग, मतलब 47 से ही स्टार्ट हुई थी, और ये 48 में जो प्लानिंग स्टार्ट हुई उसमें इसलिए ईयर का नाम दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन इन 1950। अब ये प्लानिंग जो चल रही थी, ये प्लानिंग जब पूरी हुई तो 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया प्लानिंग कमीशन को। आप समझ रहे हैं ना, 1947 में हम आज़ाद हुए, 1948 के आसपास से प्लानिंग स्टार्ट हुई, तो 1948 से प्लानिंग स्टार्ट हुई, और जब वो प्लानिंग कंप्लीट हुई तो 1950 में उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया प्लानिंग कमीशन, सेटअप किया 1950 में, जो कि हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर थे या चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, चेयरमैन हेड प्राइम मिनिस्टर हैं। और इन्हें क्यों बनाया गया, टू मेक प्लानिंग इफेक्टिव, मतलब इनको फिर से समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन इन 1950, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में प्लानिंग कमीशन सेट किया, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जिसके प्राइम मिनिस्टर हेड थे, और उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो हेड थे प्लानिंग कमीशन के 1950 में, और वो हेड इसलिए बने क्योंकि प्लानिंग इफेक्टिव हो, टू मेक प्लानिंग इफेक्टिव, प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए उसको प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर उसके लीडर थे, आप कह सकते हैं। अगला पॉइंट है इसी में हमारा फाइनल पॉइंट, द पर्पस ऑफ द कमीशन वॉज टू केयरफुली यूटिलाइज द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो इसका ये पर्पस था, क्या पर्पस था, द पर्पस ऑफ द कमीशन वॉज टू केयरफुली यूटिलाइज, कि केयरफुली यूटिलाइज करें ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। अब हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स यानी कि हम लोग, ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन बींग्स, एंड फिजिकल रिसोर्स जो भी हमारे पास में लैंड है, जो भी मशीनरी है, या जो भी उस समय की टेक्नोलॉजी रही होगी, वो सारी फिजिकल रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन, और फिजिकल रिसोर्स में जो भी मतलब फंड रहा होगा, लैंड रही होगी, रिसोर्सेस रहे होंगे, मशीनरीज रही होगी, ठीक है, ये सारी फिजिकल रिसोर्सेज के अंतर्गत आ जाती है, टेक्नोलॉजी रही होगी, ये सारे फिजिकल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। हम अच्छी तरह से बाइफिकेट कर चुके हैं, पहले भी पढ़े हैं हम लोग ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में। फिजिकल रिसोर्स
ऐसे रिसोर्स जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते, छू सकते हैं ऑफ द कंट्री। तो इसमें था प्लानिंग कमीशन का जो पर्पस था वो केयरफुली यूटिलाइज करना था, मतलब इसका वेस्टेज ना हो, सीधी बात है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्सेज यूटिलाइज हों प्रॉपरली, वेस्ट ना हो। एंड द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड एट 5 years विच इज़ नोन एज 5 year प्लान। तो प्लानिंग कमीशन ने 5 year प्लान 5 साल में, हर 5 साल में बनाया कि हम हर 5 साल में प्लानिंग करेंगे, और जो कि 5 year प्लान कहलाए। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द पर्पस ऑफ द कमीशन वॉज टू केयरफुली यूटिलाइज। तो प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन का जो पर्पस था वो था केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज किया जा सके। ह्यूमन हैं तो उन्हें स्किल्ड बनाया जाए, उनकी स्किल्स डेवलप की जाए, उनकी स्किल्स पे काम किया जाए, उनको बेटर यूटिलाइज करें। फिज़िकल रिसोर्सेज में हम जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज उस समय पे रहे थे, मशीनरी, लैंड, फैक्ट्रीज़, और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे जो हमें अंग्रेज़ों से मिले थे, जैसे रेलवे भी हमारे पास रिसोर्स था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमें मिले थे, फैक्ट्रीज़ वगैरह जो भी रहीं, जो भी इन्होंने डेवलप किए थे, वो सारे हमारे फिज़िकल रिसोर्सेज थे। तो ह्यूमन और फिज़िकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री को हमें केयरफुली यूटिलाइज़ करना था, मतलब विदाउट वेस्टेज। और जो प्लानिंग कमीशन था वो फिक्स हुआ कि प्लानिंग कमीशन 5 year के पर हो, मतलब 5 year पर प्लान होंगे, मतलब प्लानिंग कमीशन जो है वो हर 5 साल के लिए प्लान बनाएगा, ठीक है। प्लानिंग कमीशन हर 5 साल के लिए प्लान बनेगा। तो यही आगे चलकर या उसी समय से कह सकते हैं आप फर्स्ट 5 year प्लान के रूप में सामने आया, जिसको हम 5 year प्लान के रूप में जानते हैं, या 5 year प्लान के नाम से जिसको हम जानते हैं, प्लानिंग कमीशन ने हमें दिया। 5 year प्लान इसलिए बना क्योंकि हर 5 साल में प्लानिंग चेंज होगी, हर 5 साल के लिए हम प्लान करेंगे। जैसे आप लोग क्लास 12th में इस 1 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कोई भी पंचवर्षीय योजना क्लास 12th में बनाना चाहता है। इसी तरह से यहाँ भी 5 years के लिए प्लानिंग थी कि हम 5 साल में ही ये काम करें, 5 से 6 साल ना हो। जैसे कि आप लोग 1 साल में काम करेंगे अपने क्लास 12th का, 1 से दूसरा साल ना हो, उसी तरह से ये 5 year प्लान के नाम से जाने गए। अब 5 year प्लान क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ।